हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी एक नई सीरीज़ है और जो लास्ट 3 ईयर का अगर हम पूरा डेटा फिगर देखें प्री और यूपीएससी, उसमें सबसे बड़ी बाधा समझ आई है सी सेट। सबसे पहले तो सी सेट का फुल फॉर्म देखो, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सी सेट की एक सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है जो सीसेट के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, आप प्रीलिम्स किसी की बात करो, प्रीलिम्स जितनी भी ज़्यादातर स्टेट पीसीएस है वो भी सीसेट लेती है, ज़्यादातर स्टेट पीसीएस भी सीसेट लेती है। तो उसके लिए भी ज़्यादातर क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, अगर राजस्थान पीसीएस की बात करेंगे हम या बंगाल पीसीएस की बात करेंगे तो इन पीसीएस में ये मेंस में आता है। मैथ है, ये मेंस में आती है और आपके नंबर को भी ऐड करती है। इसीलिए ये मैथ रीजनिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और चूंकि पिछले 3 साल के यूपीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट को देखते हुए ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि सी सेट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। सी सेट एक मेजर इशू है और सी सेट का अगर आप पूरी तरह डिवाइड करें सिलेबस जब आप देखोगे तो आप पाओगे सी सेट में कि इसमें एक होता है क्वान्टिटेटिव यानी मैथ, एक होती है इसमें एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग, और एक होता है आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें अगर इन दोनों पार्टों की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों पार्ट लगभग 60 क्वेश्चन है, या हम बात करेंगे 50 to 60 क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, क्वांटिटेटिव यानी मैथ से और एप्टीट्यूड से। अब यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी की सीसेट थोड़ा सा आपकी थिंकिंग को देखता है, वो थोड़ा सा लेवल उसका थोड़ा सा थिंकिंग पे चला जाता है। लेकिन उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको पहले मैथ का बेसिक आना चाहिए, बेसिक मैथ्स एंड बेसिक रीजनिंग। ये 2 चीज़ आपके लिए जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी बेसिक आप समझ जाओगे तो आप डेफिनेटली कि 50 में से लगभग 40+ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट करोगे और सही भी करोगे। और फिर यदि क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकता। जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है, अगर हम बात करें जैसे पैसेज की, तो पैसेज चूँकि बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिविटी के साथ उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी होती है और कई बार किस चीज़ को वो सही आंसर मान लें उस पर भी डिपेंड करती है चीज़ें। तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें जो क्वेश्चनों की गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी संदर्भ में अगर हम सी सेट में पास होना चाहते हैं तो हमारे लिए मैथ और रीजनिंग वाला जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए चूँकि ये सबसे बड़ी समस्या थी, तो इसका जहाँ तक कोशिश है हम इसका समाधान करने के लिए हम एक नई सीरीज के रूप में सी सेट को पढ़ाने के लिए लाए हैं। और सी सेट के अंतर्गत हमारा पूरा फोकस मैथ और रीजनिंग पे रहेगा। मैथ और रीजनिंग की बेसिक आपको इतनी अच्छी तरीके से क्लियर करवा दी जाएगी कि आप किसी भी प्रकार की, चाहे आरएस मेंस हो, चाहे किसी भी मेंस की एग्जाम जहाँ पर मेंस मैथ आती है, उसमें भी आप प्रश्नों का उत्तर देने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। अब हम यहाँ पे बेसिक चीज़ों को लेंगे, बिल्कुल एक तरह से जैसे कोई काउंटिंग से ही पढ़ेंगे, 1 2 3 से ही पढ़ेंगे। बिल्कुल क्या बेसिक होता है, एक जो किसने आज तक भी मैथ नहीं पढ़ी होगी वो भी मुझे लगता है कि जहाँ तक बेहतर तरीके से समझ पाएगा। और इसके लिए आर.एस. अग्रवाल बुक आपके लिए बहुत सफिशियंट है। आपने अगर एसएससी बैंक के स्टूडेंटों से अगर पूछा होगा, ज़्यादातर लोग इसी को पढ़ते थे। तो उसके लिए बेसिक के लिए पढ़ लेना। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, पहले इसके बेसिक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम यूपीएससी के क्वेश्चनों को करेंगे। तो क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन थोड़ा थिंकिंग में जाएंगे, लेकिन उनका सबका बेस यहीं से जुड़ा रहता है, सबका बेस यहीं से जुड़ा रहता है। यूपीएससी विशेषकर जो क्वेश्चनों की जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल जहाँ से, तो अगर आप देखोगे तो सारे ये टॉपिक दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। आप देखोगे जैसे आईयू के क्वेश्चन तो आपको पता है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर बात करें एवरेज इंपॉर्टेंट पार्ट, और नंबर सिस्टम तो आपको पता है मैथ का आधार है। नंबर सिस्टम, अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो ये सारे टॉपिक में काम आएगी नंबर सिस्टम। ये जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे, अंकगणित की जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे, इसमें सब में ये नंबर सिस्टम आपके लिए काम आएगी। नंबर सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लार्ज टॉपिक है। और नंबर सिस्टम को आप अगर यदि समझ गए तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे डेसिमल फ्रैक्शन हो, चाहे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हो, चाहे प्रॉब्लम और नंबर्स हो, या प्रॉब्लम ऑफ एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या हम कह सकते हैं सोल्ड और एडिक्स हो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी जो नेक्स्ट चैप्टर आपको देखेंगे, ये सारे आपके इसी पे डिपेंड रहेंगे नंबर सिस्टम के लिए। इसलिए जो नंबर सिस्टम का अगर हम बात करेंगे, ये नंबर सिस्टम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए हमारा पहला जो फोकस रहेगा वो नंबर सिस्टम पे रहेगा। लेकिन आज हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, हालांकि मैं लगभग सारे टॉपिक पढ़ने के क्वेश्चन सारे टॉपिक से ही आते हैं,
कई बार किसी दूसरे से देते हैं, कई बार किसी दूसरे से देते हैं। तो लगभग लगभग सारे क्वेश्चन से ही टॉपिक आएंगे और वही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजिली तरीके से हम इनको लेके चलेंगे ताकि आप अच्छे से डिटेल से बेसिक से आप किसी भी प्रकार के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। और इतना ही नहीं, हम आपकी कैलकुलेशन स्पीड है उसको भी इतनी आगे ले जाएंगे, आप कितनी सी बड़ी से बड़ी संख्या को बहुत फास्टली कैलकुलेशन कर पाओगे। बट इसमें आपको पता है कि मैथ है वो प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस। इसलिए मैथ में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनते जाओगे। मैथ एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। और इसलिए जो भी क्वेश्चन, जो भी चीज़ आपको सॉल्व करा दी जाए, कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको हर ट्रेंड का क्वेश्चन होगा, हर ट्रेंड के 2 से 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद 5 से 10 क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करने, हर टाइप के, हर ट्रेंड के किस तरह के क्वेश्चन है। क्योंकि हर टाइप एक क्वेश्चन, अगर मैं एक टाइप का क्वेश्चन है उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, बाकी अदर उसी टाइप के क्वेश्चनों को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कई चीज़ें पहले से ही आनी चाहिए। पहला, आपको लगभग 1 से लेकर के लगभग 30 या 40 तक तो आपको क्या होना चाहिए, पहाड़े आदन, पहाड़े जिनको मल्टीपल्स बोलते हैं, तो ये आना चाहिए, पहाड़े आने चाहिए 1 से 40 तक लगभग। तो मैक्सिमम अगर कोशिश करो तो 1 से अगर बात करें 40 तक अगर आप पे टेबल आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है। नहीं यार तो कम से कम 20 तक तो याद ही करो, है ना। 20 तक तो आपको टेबल याद करनी है। और 20 तक टेबल करने के लिए मैं ही बता देता हूँ, अगर आपको 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक की टेबल हो जाएगी। एक का आपको एक का छोड़ ही दो, डायरेक्ट 2 से चलो। 2 का 4 6 8 10, अगर बात करेंगे 12 14 16 18 20, ठीक है। इसी तरीके से ये आप सब कर लेना, इनको कैलकुलेशन करना है, आपको करना है खुद को, ठीक है ना इनको। तो 20 तक तो आपको क्या करना है, टेबल पढ़नी है। कितने तक, 20 तक, मिनिमम 20 तक तो होनी चाहिए। अगर हो सके तो 40 तक हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, 40 तक हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे, मान लें आपको 31 इंटू, अगर मान लें 31 इंटू आपको करना है 31, या आपको 31 इंटू 5 करना है, तो आपको पता होना चाहिए 31 इंटू 5 कितना होगा। तो ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन 31 इंटू 5 करेंगे तो आप एकदम से कर सकते हो इजली 155। तो इस तरीके से आप इनको क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो पहला आपको खुद को क्या तैयार करना है, पहला आपको तैयार करना है टेबल। ये खुद को लिखना है और तैयार करना है। 2-3 बार याद करोगे हो जाओगे, कोई इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं इसमें। पहले दिन 20 तक कर लेना, अगले दिन आप 30 तक कर लेना, उसके अगले दिन आप 40 तक कर लेना, ये काम करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है स्क्वायर और क्यूब। अब मैं बात करूँ, स्क्वायर का मतलब वर्ग और क्यूब का मतलब घन। स्क्वायर का मतलब 2 की घात, 1 की घात 2, जैसे ये स्क्वायर हो गया, और घन का मतलब 1 की घात 3, ये क्यूब हो गया। यानी कि एक ही चीज़ को, खुद भी एक ही संख्या को 2 बार आप खुद से गुणा करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर, और एक ही संख्या को खुद से 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा खुद का क्यूब। जैसे a इंटू ए, ये तो हो जाएगा स्क्वायर, और a इंटू ए ये हो जाएगा क्यूब। तो स्क्वायर को दोबारा इसी चीज़ में लाना पड़ता है। स्क्वायर को दोबारा उस मूल संख्या में लाने के लिए उसका क्या करते हैं, हम वर्गमूल करते हैं। क्या करते हैं, वर्गमूल। तो यानी कि ए स्क्वायर है, इसका वर्गमूल का संख्या हो जाएगा। स्क्वायर का वर्गमूल संख्या ये होता है, स्क्वायर का जो वर्गमूल है उसका सिंबल ये होता है, ठीक है ना। वर्गमूल का सिंबल ये होगा, तो ये 2 से ये 2 कट गया, अर्थात ये हो गया। इसी प्रकार क्यूब का होता है ये 3, ठीक है। तो ये क्यूब का, या हम आगे पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल से, जो हमारा टॉपिक आएगा एक, ये सर्ड इंडेक्स यानी घातांक और करनी है, इसमें यही आएगा। इसमें वहाँ देखेंगे हम ये वर्गमूल घनमूल है, तो इनको अच्छे से बताएंगे। लेकिन अभी आपको स्क्वायर और वर्गमूल ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। जैसे अब वर्गमूल कब तक आना चाहिए, वर्गमूल तो देखो आपको मैं 1 से लेकर के 120 तक तो मैं खुद ही सॉल्व करवा दूंगा किस तरीके से होते हैं। आपको बस उसको यूज करना है और किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर आना चाहिए, ध्यान रखना। कितने तक का, 20 तक का। 1 से लेकर के 20 तक का आप पे स्क्वायर आना चाहिए। और ये आप खुद लिखो, मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, आप खुद लिखो। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 6, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का कितना हो गया, 12 का 144, 13 का 169। ऐसे करके आपको 1 से लेकर के 20 तक तो करना ही करना है। पहला काम आपको ये करना है, 1 से लेकर के 20 तक के आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये आज का काम है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक्स बताऊंगा स्क्वायर की। आपको मैं टेक्स्ट बताऊंगा कि 30 से लेकर के 50 तक स्क्वायर कैसे करते हैं, 50 से लेकर 70 तक स्क्वायर कैसे करते हैं, कोई संख्या आए तो। या जो आपको मैं बताऊंगा कि 70 से लेकर 80 तक की कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 80 से लेकर 100 तक की कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 100 से लेकर 120
कि कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर किस तरीके से करेंगे वो आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले आपका काम है कि आप पे कम से कम 20 तक का स्क्वायर आना चाहिए। कितने तक का? 20 तक का। और 10 तक का आप पे क्यूब आना चाहिए कम से कम। जैसे 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। यानी क्यूब का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना हो 27। 4 का अगर क्यूब की मैं बात करता हूँ कितना हो गया? 64, ठीक है ना। 5 का अगर क्यूब की बात करूँगा 125। 6 का क्यूब की बात करूँगा अगर मैं तो 216। 7 का क्यूब की बात करूँगा मैं तो 200 कितना होगा? 343 शायद, हाँ 343। 8 का अगर क्यूब की मैं बात करूँगा तो 512। अगर 6 का क्यूब की मैं बात 9 का क्यूब की अगर मैं बात करूँगा तो 729। और अगर मैं 10 का क्यूब की मैं बात करूँगा तो 1000। ये हो गया। तो इस तरीके से आपको ये कम से कम 10 तक के क्यूब तो याद होने चाहिए, कम से कम 10 तक, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 तक होने चाहिए। अगर कोशिश करें तो 11 का ज़रूर कर लेना, ये बहुत काम आता है। 1331। अगर 12 का बात करना है तो 1728 देखना एक बार। 12 का मैं खुद ही कन्फ्यूज, 1728 देखना, 12 का 1728। तो कोशिश करना कम से कम 15 तक का क्यूब होना चाहिए। 15 तक के क्यूब आप पे याद होनी चाहिए। ये आपको आज ही करना है, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले ये काम आपको करना है। देखो इतना काम तो मैथ में आपको करते हुए चलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे को तो पता ही है, मैं 12 का क्यूब बता दूंगा आपको, 13 का बता दूंगा, मैं आपको 100 का स्क्वायर बता सकता हूँ, मैं तो 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। लेकिन चूंकि आपको मैथ सीखनी है तो इतना प्रैक्टिस तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तभी आप नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ो। तो मैंने जो आपको शुरू का आज का होमवर्क है आपका, वो आपका होमवर्क ये है कि आप कम से कम इतनी चीज़ें आप तैयार जरूर करें, तब जाकर के हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। तो अब हमारा नंबर सिस्टम में आप पे बेसिक चीज़ें आती है। अब नंबर सिस्टम में आप बेसिक चीज़ों के आगे बढ़ते हुए अब हम धीरे धीरे एक एक चीज़ पे चलेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। पहला क्या है? हमारा नंबर सिस्टम। तो अब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। और आपको पता है कि नंबर संख्या, अगर हम नंबर की बात करते हैं, नंबर क्या है? तो मैथ का बेसिक थीम है नंबर, यानी संख्या। तो आप जानते हैं कि नंबर मैथ, ये नंबर है, ये पूरे 10 होते हैं। एक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 10। तो नंबर 10 होते हैं। और इनका सीक्वेंस ये अगर हम बात करेंगे तो कोई संख्या में अगर हम गिनते हैं तो ऐसे होती है, ऐसे, यानी कि राइट टू लेफ्ट गिनेंगे संख्या को, राइट टू लेफ्ट। और राइट टू लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ कोई संख्या की, तो सबसे राइट में आएगा इकाई का अंक, उसे बोलेंगे इकाई। इसके बाद आएगा दहाई, फिर आएगा सैकड़ा, ठीक है ना, फिर आएगा हज़ार, फिर आएगा लाख, फिर आएगा 10 लाख, फिर आएगा करोड़, फिर आएगा 10 करोड़, और इधर आगे आ जाएगा अरब, ठीक है ना। तो इधर से चलेगी संख्या, किधर से? राइट टू लेफ्ट। किसी भी संख्या को राइट टू लेफ्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कोई संख्या लिखने में 4, 5, जैसे इसको मैं जैसे 1, 9, 8, 7, 6, 5, 3 अगर ये बोलूँगा आपसे कि कितनी संख्या है, तो इस संख्या का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, यानी कि 14 करोड़ 89 लाख 87,653। बस अगर मैं इसे, तो ये इस तरीके से क्या करना है, इसको ऐसे करना है, यानी कि दहाई की संख्या 50 प्लस 3 हो जाएगी ना, क्योंकि 1 तो 3 हो गया इकाई का, ये दहाई का। तो ये एक तरह की संख्या होती है। आपसे बोले कोई संख्या शब्दों में किस तरीके से लिखेगा, इस तरीके से संख्या को शब्दों में लिख सकते हो। चूँकि इसी तरीके से ये चीज़ आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया है, आप देख के इन एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हो। फिर यदि अगर बात करें हम कि कोई भी संख्या है, तो जैसे उस कोई संख्या है तो उसका जातीय मान क्या है, मतलब ये तो खैर ऑब्वियसली दो संख्या के 2 वैल्यू होती है। संख्या की 2 वैल्यू होती है, एक होती है उसकी लोकल वैल्यू और एक होती है उसकी प्लेस वैल्यू। लोकल वैल्यू यानी उसको इस लोकल वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान, और प्लेस वैल्यू को बोलते हैं उस संख्या का स्थानीय मान। यानी कोई संख्या, लोकल वैल्यू का मतलब है उस संख्या का खुद का क्या मान है, उस संख्या का खुद का क्या मान है, वो उसका लोकल वैल्यू होता है। तो यहाँ 2 वैल्यू आपको समझनी है, एक होती है किसी संख्या का जातीय मान, एक किसी संख्या का स्थानीय मान। लोकल वैल्यू उसका खुद का अपना मान होता है। क्या होता है? अपना मान। जैसे कोई संख्या 3 है तो 3 का 3 होगा। जैसे कोई संख्या इसमें लिखी हुई 4, 5, 6, 8, 9 इस प्रकार की संख्या है, तो इसमें 4 की लोकल वैल्यू क्या होगी? 4 की लोकल वैल्यू 4 ही होगी, क्योंकि 4 का खुद का मान है 4। 5 की लोकल वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है। तो लोकल वैल्यू यानी वो संख्या का खुद का अपना मान होता है, उसे बोलते हैं लोकल वैल्यू या जातीय मान। दूसरी होती है उसका यूनिट मान, या हम बोल सकते हैं उसकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसे 6, 5, 4, 3, 2 ये कोई संख्या है, ये मैं बोलूँ जैसे 11,564 कोई संख्या है, तो इसमें आपसे बोले कि 6 का आपको 1 बताना है जातीय मान और 1 बनाना है इसका लोकल वैल्यू यानी कि स्थानीय मान।
अगर कोई पूछे स्थानीय मान, तो स्थानीय मान का मतलब है संख्या कौन से स्थान पर है। तो 6 किस स्थान पर, दहाई के पे। तो 6 का अगर स्थानीय मान है तो 6 आएगी दहाई पे। तो 6 क्या है, इसमें दहाई का अंक है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं 6 क्या है, इसमें दहाई का अंक है, और यानी दहाई के स्थान पर है, और दहाई को हम किससे गुणा करते हैं, 10 से। तो यानी कि 6 की अगर वैल्यू करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 60। जबकि इसकी जाति वैल्यू करें तो किस जात का है, ये खुद अपने मान का है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6। तो अगर आपसे पूछें कि कोई 6 का, यहाँ अगर बात करें 6 का या स्थानीय मान कितना है, तो 6 का स्थानीय मान 60 हो जाएगा, क्योंकि 6 × 10, क्योंकि दहाई के अंक पे। अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 × 100, क्योंकि सैकड़े के अंक पे। अगर मैं इस 1 की बात करूँ तो 1 × 1000, क्योंकि 1000 के अंक पे। तो ये इनका क्या हो गया, स्थानीय मान किस स्थान पे है उसके आधार पर उनका मान कैलकुलेट होता है। अगर मैं उससे बोलूँ आपसे जाति मान, तो इसका जाति मान कितना हो जाएगा, इसका जाति मान कितना हो जाएगा, जैसे 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, यानी जितनी उसकी संख्या उतना हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, स्थानीय मान और धानी अगर बात करें तो आपको वो चीज़ अच्छी से ध्यान रखें। जैसे कोई संख्या आपसे दी गई, एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया, इसको लेते हैं, आपको हम अलग करते हैं। एक संख्या दी गई है, इसमें आपको दी गई, देखो संख्या है 3 2 5 6 7 8 0 9, ये कोई संख्या है। निम्न में से निम्न अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना। अब आपको स्थानीय मान करना है, तो किसका करना है, मान लो 3 का। तो 3 का स्थानीय मान ये है, 3 है। तो जिस संख्या पर होगी जितनी जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 × 7 जीरो हो जाएंगी, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो होगी, तो ये इसका क्या हो गया, 3 का स्थानीय मान इतना आ जाएगा। जैसे गुणा करेंगे हम, तो 3 के 7 जीरो लगा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर बात करें 3 का स्थानीय मान कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 3 करोड़ 3 का स्थानीय मान हो जाएगा। अर्थात ये अगर संख्या आपको याद करनी है तो 3 करोड़ 25,67,809। तो इसका 3 का मान क्या हो गया, 3 करोड़, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान। और जबकि मैं बात करूँ इसका जाति मान, तो जाति मान तो इसका 3 ही है, क्योंकि 3 है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ यहाँ 8 का करवाया इसने कि 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 8 क्या है, सैकड़ा पे, तो 8 × 100 बराबर 800। तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 800, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 809, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 809। जैसे अगर मैं बात करूँ 2 को, 2, तो 2 कितने पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 2 कितने पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितना हो जाएगा, 2 के 3 और कितने, 3 6 जीरो, 1 2। तो जितना दूर होगा उतनी जीरो लगते हैं। जैसे अगर ये 9 है तो 9 है, तो 9 के कोई जीरो नहीं लगेगी, 9 का 9 ही हो जाएगा। 0 है तो डबल जीरो हो जाएंगी। 8 × 2 100 हो जाएगा, जैसे सैकड़ा। जैसे आप बात करोगे, अगर कोई लाख पे कोई संख्या, अगर कोई संख्या 10 लाख पे, तो 10 लाख के आधार पर जीरो लगेंगी। तो ऐसे अगर इसको बात करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ अगर बात करूँ मैं आपसे कि 2 की वैल्यू क्या है, 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान 20 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 का 5 लाख हो जाएगा। अगर मैं 6 की बात करूँ तो 60,000 हो जाएगा, 7 की बात करूँ 7,000 हो जाएगा, 8 की बात करूँ तो 8,000 हो जाएगा। यानी क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो जिस स्थान पर होगा उतने संख्या से इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अब 0 का स्थानीय मान की अगर मैं बात करूँ 0, तो 0 का स्थानीय मान तो 0 ही होता है, क्योंकि 0 का अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है। इसलिए 0 का स्थानीय मान जब किसी भी स्थान पर हो 0 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही आएगा। अब जैसे आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि ये कोई संख्या 5 3 6 4 8 7, इसमें अगर आपसे पूछे कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थानीय मान तो हम लिखा देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और लाख, और ये खुद हो गई सैकड़े। इससे गुणा कर, जितना इधर है उतनी जीरो लगा देंगे आप, तो ठीक है ना। तो 5 के कितने जीरो लगाएंगे, 3 2 5, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख और 10 लाख। यानी कि यहाँ 5 कितना हो जाएगा, मैंने गलत लिख दिया, 5 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। यानी कि 5 की यहाँ वैल्यू, 5 का यहाँ स्थानीय मान कितना हो गया, 5 लाख। लेकिन अगर मैं 5 की आपसे बोलूँ कि 5 की खुद की वैल्यू क्या है, 5 की लोकल वैल्यू क्या है, जातीय मान क्या है, तो जातीय मान इसका 5 ही होगा। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो आप जरूर हल कर देना। तो अब मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर दोगे इन क्वेश्चनों को जब भी आप करने बैठोगे। तो ये आपको 2 चीज़ समझ में आई होगी यहाँ, स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान खुद संख्या, स्थानीय मान किस स्थान पर है उसकी आधार पर उसको गुणा करेंगे। अगर दहाई पे है तो 10 से करेंगे, सैकड़े पे है तो 100 से करेंगे, हजार पे है तो 1000 से करेंगे, लाख पे है तो लाख से गुणा करेंगे, 10 लाख पे है तो 10 लाख से गुणा करेंगे। उस तरीके से उसका मान हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब मैं बात करूँ कि जैसे 2 बार एक संख्या लिखी, 4 5 6 8 9 10, मतलब ऐसा कोई संख्या लिख दी मैंने, चल मान लें।
अब इसमें आपको पता है या 1 2 ऐसा जोड़ दें, ये कोई संख्या है नहीं। अब मुझसे पूछा जाए कि 2 का स्थानीय और जातीय मान क्या है, तो मैं 2 लिखूंगा। अब 2 किस स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो मैं इधर कर दूंगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इससे इसको गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 का ये हो जाएगा 2 और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 7। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2 का क्या हो गया, 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 2 का स्थानीय मान 2 लाख 2 करोड़ हो गया। और 2 की अगर मैं बात करूँ जातीय मान, तो जातीय मान तो 2 ही रहेगा। जातीय मान किसी संख्या का नहीं बदलता, जबकि किसी संख्या का स्थानीय मान बदलता जाता है। जिस स्थान पर होगा वही उसका स्थानीय मान होगा। तो 2 कॉन्सेप्ट आपके अब समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब थोड़ा सा हम विभाजन के नियम पढ़ेंगे। ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि कुछ विभाजन के नियम है, या इसे बोलते हैं विभक्ति के नियम, या मैं इसको बोलता हूँ डिवाइडेशन के रूल। यानी कि डिवाइड कैसे करते हैं, उसके क्या रूल है। तो इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कोई संख्या किससे डेफिनेटली आपकी डिवाइड होगी, किससे पूर्णतः भाग जाएगी। तो उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो उसके बाद ये, क्योंकि हमें आपको जो क्वेश्चन आपसे, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, जब आपको कोई संख्या का भाग देना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप इजीली उस संख्या को, कई बार क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि कोई संख्या में यहाँ क्या जोड़ा है कि उसका पूरा पूरा भाग चल जाए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जिस संख्या का भाग देते हैं वो किसमें उसका पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। तो इसको देखें सबसे पहले। तो अगर 2 का रूल देखें हम, कि 2 का रूल का मतलब 2 का भाग किस किस संख्या में जाएगा, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका भाग 2 का जाएगा। यानी कि इसको हम बोल सके कि 2 का उन सभी संख्याओं में भाग जाएगा जिनका इकाई का अंक क्या है, सम है, जिनका इकाई का अंक क्या है, इवन है, सम है। यानी कि वो सारी संख्याएं जिनका इकाई का अंक सम है, यानी कि 0 2 4 6 8, अगर ये इकाई का अंक है तो संख्या कोई सी भी हो उसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। चाहे आप कुछ भी लिखा लो, ये कोई संख्या लिख लो, जैसे मैंने एक संख्या लिख दी, एक लिख दी मैंने। अब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि क्या ये कौन सी संख्या इसमें पूरा पूरा 2 का भाग जाएगा, तो आप भाग देने बैठेंगे तो आपको 5 मिनट लग जाएगी इतनी बड़ी संख्या में। लेकिन मुझे इतना पता है कि 2 का एक रूल होता है। 2 का नियम यह कहता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक यदि सम है या 0 2 4 6 8 है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी क्योंकि 7 है, और ये पूर्णतः विभाजित होगी क्योंकि 8 है। तो अगर मैं डायरेक्ट मुझसे पूछा जाए कि ये कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी 2 से, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लगा दूंगा। मुझे इस क्वेश्चन को, मुझे इसमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट मैं गया लास्ट पॉइंट पे और मैंने देखा और इस तरीके से मैं इसका आंसर सॉल्व कर दिया। यानी कि 2 का नियम आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसलिए इनमें से प्रैक्टिस कर लेना। आप खुद प्रैक्टिस करना कि इसमें कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भाग जाएगा, किसमें नहीं जाएगा। तो इसमें लगभग तो सभी संख्याओं में 2 का भाग जाएगा, क्योंकि 2 4 6 8 और 10 यानी 0, यानी कि जहां पर ये अंक होंगे तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। अर्थात 2 का नियम आपके समझ में आ गया होगा। यानी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद जाते हैं हम 3 के नियम पर, कि 3 का अपना क्या रूल, 3 का किस किस में भाग जाता है। अगर 3 की बात करें तो किस किस से डिवाइड होगी। तो ध्यान रखना, यदि कोई संख्या, ध्यान रखना, कोई संख्या आपको दी गई है, उस संख्या के अंकों का योग, जैसे मैं कोई संख्या बोलूँ 5 6, एक संख्या है 5, ठीक है, तो इसका अंक हो गया 5 और संख्या हो गई है पूरी, ठीक है। ये तो आप समझते होंगे कि अंक का मतलब क्या है और संख्या क्या है। संख्या अंक और अंकों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है ना, तो वो संख्या हो जाती है। और एक चीज अकेला अंक होता है तो अंक कहलाएगा। तो पहली बात क्या है, इसमें क्या हो रहा है, 3 का रूल, कि कोई संख्या, कौन सी संख्या, उसके अंकों का योग, क्या, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है, यदि 3 से डिवाइड होता है या विभाजित होता है, तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। फिक्स रूल है। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, जैसे मुझे कुछ पता नहीं है, मैं इतनी बड़ी संख्या लिख दी आपको, अब इतनी बड़ी संख्या है, अब इसमें आप 3 का भाग देखने बैठे हो तो आधी घंटे लग जाएगी आपको, इतनी बड़ी संख्या है। तो मैं इनके डायरेक्ट क्या करूंगा, इसके अंकों को योग करूंगा, अंकों को 8 9 17, 17 8 कितना हो गया, 17 8 25, 25 और 7 कितना हो गया, 25 और 7 कितने हो गए 32, और 32 8 40, 40 7 47, 47 8 कितना हो गया आपसे 55, 55 और 6 कितने हो गए, 55 और 6 हो गए 61, 61 और 7 68, 68 और 4 72,
72 2 74 और 74 1 75, यानी कि संख्याओं का योग कितना है 75। और यदि मैं देखूँ कि 75 में क्या 3 का भाग जाता है, तो अगर मैं 75 को 3, क्योंकि 75 को मैं 3 से भाग दे सकता हूँ 2 मिनट में, तो 75 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है 25 बार, अर्थात इस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, अर्थात इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। बस हाँ, वो कुछ नहीं करना है, इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। अब देखो, एक तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड होगी। एक आपसे क्वेश्चन जैसे पूछ सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर एक क्वेश्चन और कैसे पूछेंगे आपसे, जैसे एक क्या करता है, मान लें कि वो पूछेगा कि जैसे एक संख्या या कौन, एक मिनट, जैसे अब मान लें इस संख्या को ये 7 है, मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ सर, यहाँ रख देता हूँ, मैं खाली जगह रख देता हूँ, तो वो आपसे पूछेंगे कि इस खाली जगह पे ऐसा कौन सा अंक रखे ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 75 में से 7 गए, मैं वो 7 हटा दिया, 75 कितने बचे से 68। अब देखो इस संख्या पे ऐसा कौन सा रखे कि 3 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर मैं 68 तो इन अंकों का योग हो रहा है पूरों का, इसका पता नहीं कितनी अंक होगी, तो अगर मैं इस पर 1 रखूँ +1 तो कितना हो जाएगा 69, तो सही है। अगर इस संख्या की जगह 1 रखूँगा मैं तो पूरी पूरी विभाजित होगी, अगर 1 रखूँगा। अगर मैं 2 रखूँगा तो नहीं होगी, तो अगर मैं 68 + 2 करूँगा तो नहीं होगी, 68 + 3 करूँगा तो भी नहीं होगी, क्योंकि 71 में भाग नहीं जाएगा। अब मैं अगली संख्या रखूँगा यहाँ 4, तो 68 + 4 बराबर 72, तो 72 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, अर्थात 4 यहाँ अगर मैं रखूँगा तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। इसलिए आपसे ऑप्शन देंगे वहाँ कि 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, या अगर मैं 5 रखे, तो इनमें से कौन सी संख्या रखें कि 4 का भाग, मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको यहाँ योग करके देखना है कि क्या ऐड करूँ इन संख्या में से जो 3 से विभाजित हो जाए। तो मैं 1 ऐड करूँ, क्योंकि इनका योग अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, अगर मैं बोलूँ यहाँ से इसको हटा दूँ, तो यहाँ आपको रखना है कुछ खाली स्थान में, तो इनका पूरा योग करोगे तो ये आएगा 68। अब मुझे पता है कि अब इसमें जो भी संख्या रखूँगा वो 68 में ऐड करूँगा, और फिर उसको मैं 3 से भाग दे के देखूंगा क्या वो 3 से विभाजित होती है। अगर वो 3 से विभाजित होगी अर्थात इससे 3 का भाग जाएगा। जैसे अगर मैंने 1 रख के ऑप्शन में मान लो 1 दे रखा है, तो मैं 1 रख के देख लूँगा, और क्योंकि कई बार क्वेश्चन हमें ऑप्शन से करने पड़ते हैं, तो मैं ऑप्शन में 1 रखूँगा तो +1 यानी कि 68 + 1 69, तो 1 का जा रहा है, अर्थात ये क्वेश्चन 3 से विभाजित, यानी कि 1 रखने पर यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। या कई बार हो सकते हैं कि 1 से अधिक संख्या, तो मान लो वो अगर वो रखे खुद, अगर 4 रखेगा यहाँ तो भी वो 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 68 + 4 कितना हो गया 72, और 72 में 3 का भाग दे देंगे, 3 का पूरा पूरा भाग 72 में जाता है, और चूंकि 3 का पूरा पूरा भाग 72 में जाएगा, इसलिए पूरी संख्या में 72 का मतलब 3 का भाग चला जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपका 3 का नियम आ गया होगा। ये आपको उदाहरण दिए हैं, इनको देख के आप एक बार कर सकते हैं। तो 3 का नियम आप देख लिया कि वो सारी संख्या जो, यदि जैसे इसमें दिया हुआ है एक संख्या दी है, इसमें ये संख्या दी है 96 34 21, यानी 96 34 21, आपसे पूछा जाए कि ये संख्या क्या 3 से विभाजित है या नहीं है, तो इसके अंकों का योग देखो, 9 और 6 15, 15 और ये कितना हो गया 15 और 7 कितना हो गया 22, 22 और 3 कितना हो 25, यानी कि इसके अंकों का योग कितना है 25, और 25 में अगर मैं 3 का भाग दूँ तो 3 का भाग नहीं जाता, अर्थात ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो मुझे इस पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं चेक नहीं करूँगा कि 3 का दे के देखूँ होता है या नहीं होता, मुझे डायरेक्ट इसके अंकों का योग किया, उसमें 3 का भाग दिया, और यदि मैं 3 के डिवाइड कर पाया उसके अंकों का योग को, तो मैं इस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। अर्थात 3 का नियम यह कहता है कि अगर कोई दी गई संख्या है और इस संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो वो पूरी संख्या है वो 3 से विभाजित होगी। ये सेम टू सेम ये नियम 9 में भी चलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 9 का अपना रूल क्या है, तो 9 का भी रूल सेम टू सेम 3 का ही है। देखो अभी मैं एक एक चीज़ को बताऊंगा, फिर पहले 9 का भी इसी के साथ देख लेते हैं। यानी कि 9 का रूल क्या है, 9 की जो संख्या है उसका किस में भाग जाएगा, तो 9 का भाग उसमें जाएगा यदि कोई अंक जो संख्या है, कोई संख्या है और उसके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। जिस प्रकार कोई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होने पर वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक उसी प्रकार कोई संख्या जिसके सारे अंकों का योग करने पर यदि वो 9 से डिवाइड होती है तो उस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं जैसे 7 5 4 6 2 3, ये कोई संख्या मान लें, तो इसके अंकों का योग देखो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, और 24 और 3 27। अगर 27 होगा योग, इनके अंकों का योग कितना है 27। अगर मैं 27 और 9 का भाग दे के चेक करूँ तो अर्थात कितना जाएगा, कितना ये 3 बार, अर्थात पूरा पूरा भाग जा रहा है। आपको देखना क्या है कितने, आपको सिर्फ ये देखना है क्या पूरा पूरा जा रहा है।
तो हाँ बिल्कुल पूरा पूरा जा रहा है। अर्थात इस पूरी संख्या में बात करूंगा तो 75, 46, 23 नाम की जो संख्या है, इसको अगर मैं 9 से भाग दूंगा तो शेषफल 0 आएगा, अर्थात ये पूरी तरह भाग जाएगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी 9 का अपना रूल क्या है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं 5 के रूल की, 9 का इस 3 के साथ पढ़ लिया, बाकी हम सीक्वेंस से पढ़ जाएंगे। अगला रूल पढ़ते हैं 5 का नियम, कि 5 का किस किस में भाग जाएगा। तो 5 का अपना एक डायरेक्ट है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 या 0 है, दो चीज, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक तो आप समझ होंगे, सबसे राइट में जो अंक होगा वो इकाई का अंक होगा। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 5 या 0 है तो वो संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या आपसे इतनी बड़ी बोल दी, अब यहां लिख दिया 5, और एक संख्या बोल दिया आपसे, यहां लिख दिया 3। अब आपसे ऑप्शन से पूछा जाए डायरेक्ट कि इस संख्या, ऐसे ऑप्शन दे दिया, और भी दे दिया आपसे, कोई भी ऑप्शन दे दिया, और भी दे दिए, ये 4 ऑप्शन दे दिए मान लें। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित होगी। अब आप सब में आप भाग देने बैठेंगे तो आप शाम तक पागल हो जाएंगे। इसमें इतनी बड़ी संख्या में कभी भाग देना पॉसिबल नहीं है। आपको एक क्वेश्चन में कम से कम आधे घंटे निकल जाए। डायरेक्ट रूल है कि देखना है इकाई का अंक, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 2 है। अर्थात मैंने एक नियम पढ़ा है 5 के बारे में कि 5 का भाग वहीं पूर्णतः जाएगा जब उसके अंकों का अंक या तो 5 होंगे या 0 होगा। तो चूंकि ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, अर्थात इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। इस तरीके से हमें 5 का नियम पता हो गया। तो मैंने आपको 2 का नियम बताया, 3 का बताया, इसके बाद मैंने आपको 9 का बताया, और इसके बाद 5 का। ये नियम बता रहा हूँ विभाजित करने के नियम। आप इनके कुछ संख्या लेकर के इनका अप्लाई करके देखना सच में कि ऐसा होता है या नहीं होता। क्या करना है कि कोई संख्या लिखना, तो कैलकुलेटर में उसका भाग दे के देखना, एक तो यहाँ पूरा पूरा जा रहा है, और फिर पहले खुद ही देखना कि इकाई का अंक क्या है, इसके आधार पर मैं इसको कैलकुलेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ भी संख्या लिख के अनुमान लगाना कि इसका भाग जा रहा है नहीं जा रहा, फिर उसको कैलकुलेटर में देखना क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है नहीं जा रहा। तो इस तरीके से आपको इसकी कुछ प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी। मतलब हर संख्या के 4 से, जैसे 2 का नियम की 10-5 प्रैक्टिस कर लेना, 3 का 10-5 प्रैक्टिस कर लेना, 4 का 10-5 प्रैक्टिस कर लेना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छी तरीके इसका प्रैक्टिस कर लो अभी, लेकिन जब आप क्वेश्चन भी आएंगे तो आप भी इनको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। नियम आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे बोलूँ 3 का क्या नियम है, मैं आपसे बोलूँ 2 का क्या नियम है, 4 का क्या नियम है, 5 का क्या नियम है, 8 का क्या नियम है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ये नियम है। तो अब हमने 5 तक का पढ़ लिया कि 5 का नियम अपना ये कहता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि 4 का नियम क्या कहता है। देखो ये क्वेश्चन मैंने खुद, आप यूपीएससी या पीसीएस के पेपर उठा के देखो, डायरेक्ट पूछे आपसे कि इस संख्या में ऐसा क्या जोड़ें कि इस संख्या उससे विभाजित हो जाएगी, इस संख्या में क्या रखें, यहाँ ए की जगह क्या रखें, बी की जगह क्या रखें, कुछ भी आपसे पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन उस तरीके के मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम 4 का रूल पढ़ूँ मैं कि 4 किससे विभाजित होगा, 4 का नियम, अगर हम 4 का नियम पढ़ें तो 4 के नियम की अगर मैं बात करूं तो 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम तभी कहता है कि यदि किसी संख्या के दाईं पे रखा गया अंक और इकाई पे रखे गए अंक, यानी कि किसी संख्या के दाईं और इकाई के अंक दोनों को मिलाकर के अगर वो देखें हम, तो वो यदि दोनों अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, किससे, 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई संख्या लिखी 9, 8, 4, 2, 3, 1, 2, 6, 4, 8 और लास्ट में मैंने लिखा 16। तो मुझे क्या देखना है कि 4 का नियम के बारे में एक चीज़ पढ़ी है कि मुझे 2 ही अंक देखने हैं, दाई और इकाई का, उन दोनों को उठा के अलग रख लेना है। ये रख लिया मैंने 16, अलग रख के मैं 4 का भाग दे के देखूंगा यह 4 का जा रहा नहीं जा रहा, तो 4 का जा रहा है 4 बार, तो अर्थात इनमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अर्थात इस पूरी संख्या में, ध्यान रखना, अर्थात इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, ध्यान रखना। और एक चीज़ और, यदि इकाई और दहाई के दोनों अंकों पर 0 0 है तो भी वो संख्या 4 से विभाजित होगी। पहली बात, उस इकाई दहाई के अंकों को लेकर के चेक करूंगा कि क्या 4 का भाग जा रहा है तो पूरी बात पूरा जाएगा। और यदि किसी संख्या के अंतिम 2 शब्द यानी इकाई और दहाई के अंक 0 0 है, 2 0 है, तो भी वो संख्या पूरी तरह किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे इसकी 16 की जगह मैं इसको 2 0 लगा देता हूँ तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो नियम क्या है, 4 का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के दाईं और इकाई के अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो वो संख्या पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, या दाईं और इकाई के अंक दोनों 0 0 है तो भी वो संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। इस तरीके से कोई संख्या
ये संख्या। अब इसको आप कैलकुलेटर से एक बार भाग दे के देख लेना कि 4 का सारा नहीं जाना, लेकिन हाँ आप पहले खुद सोचना कि जाएगा नहीं जाएगा। तो मुझे पता है कि जाएगा क्योंकि अंतिम दो संख्या 0 है, अंतिम इकाई और दहाई के अंक हैं वो 0 है, और 4 का मैंने नियम पढ़ा है, कहते हैं 2 अंक 0 और 4 है, 0 है या दोनों में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। इस तरीके से हमें 4 का नियम है, कोई ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेट नियम नहीं है, कॉमन सेंस का नियम है। इसके बाद आता है 8 का। 8 में क्या है कि एक लेवल और बढ़ जाता है। 8 में 3 अंकों को लेते हैं। 8 में क्या करते हैं, अंतिम 3 अंकों को लेंगे। किसको लेंगे, अंतिम 3 अंकों को। और अंतिम 3 अंकों में क्या होता है, सैकड़ा, दहाई और इकाई। ये तो आपको पता है ना, क्योंकि इधर से चलता है नहीं। तो दहाई, इकाई और अब कोई संख्या है जो अंतिम 3 अंक है उनमें यदि 8 का भाग जा रहा है, अब 3 अंकों में तो हम 8 का भाग इजीली दे सकते हैं, लेकिन कोई 15-20 अंकों की संख्या है उसमें 8 का भाग देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उस 15-20 अंकों की संख्या में से अंतिम के 3 अंक निकालेंगे बाहर, उनमें 8 का भाग दे के चेक करेंगे, यदि जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो ध्यान रखना, 4 में लेते हैं 2 अंक और 8 में लेते हैं 3। तो एक तो जैसे मान लें आप कोई संख्या मैंने लिखी, जैसे मान लें 844 132, ये कोई संख्या मैंने अगर लिख दी, या अगर मैं बात करूं जैसे ये मैंने कोई लिख दी संख्या, इसकी जगह लिख दी मैंने 416, ये कोई संख्या लिख दी। अब मैं इसके अंतिम 3 अंक ले लूँगा, अंतिम 3 अंक उठा ले, 416, इसमें मैं 8 का भाग देके चेक करूँगा। तो 8 5 40 बचा 1, 16 हो गया, 8 2 16, अर्थात इसमें 8 का पूरा भाग जा रहा है अंतिम 3 अंकों में। इसलिए यदि इस पूरी संख्या में यदि आप 8 का भाग दोगे तो डेफिनेटली है कि इसमें 8 का पूरा भाग जाएगा। हाँ, अगर ये अंतिम तीनों अंक यदि 0 है तो भी 8 का भाग जाएगा। अंतिम तीनों अंक यदि 0 है तो भी 8 का भाग जाएगा। यानी कि अंतिम तीनों अंकों की 2 कंडीशन, या तो अंतिम तीनों अंकों का योग में पूरा भाग जाता है 8 का, या अंतिम तीनों अंक 0 है तो भी वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इस तरीके से हमने 8 का नियम पढ़ लिया। और जो संख्या 8 से विभाजित होगी, वो 2 से विभाजित होगी, वो 4 से विभाजित होगी, तो आपको भी पता है क्योंकि 2 × 4 ही होगी। अब एक नियम आता है कि 6 का नियम क्या है। 6 आपसे पूछा जाए कि 6 का नियम क्या है, कि 6 संख्या। तो अब हम देखते हैं 6 का नियम। कोई पूछा है भाई 6 का किस में विभाजित जाएगा, तो देखो 6 का कोई अपना रूल तो होता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि 2 × 3 करेंगे तो 6 जाता है। यानी कि यदि किसी संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है और यदि किसी संख्या में 3 का भी भाग जा रहा है तो वो संख्या डेफिनेटली 6 से विभाजित होगी, क्योंकि 2 × 3 = 6। और यदि किसी संख्या में 2 का भी जा रहा है और ध्यान रखना दोनों का साथ में जाना चाहिए, वो संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। अब 2 को कैसे चेक करूंगा मैं, वो संख्या सम होनी चाहिए, और 3 को कैसे चेक करूंगा, उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अर्थात में कोई भी संख्या है तो इस संख्या को यदि मुझे चेक करना है कि 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो देखो 2 से विभाजित हो ही रही है क्योंकि सम संख्या अंत है, तो अर्थात 2 से विभाजित हुई। अब मुझे चेक करना है 3 से विभाजित होती है या नहीं हुई है। तो 8 × 6 14, 14 × 15 29, 29 × 6 35, 7 42, 50, 50 और 12, 50 और 12 कितने हो गए, 62 और 4 कितने हो गए, 66। 66 है तो ये 3 से विभाजित नहीं हो रही, 3 से विभाजित हो रही है। 66 3 से विभाजित हो रही है, अर्थात ये पूरी संख्या का अगर हम भाग देके चेक करेंगे, चाहे आप कैलकुलेटर पे देखो, ये पूरी तरह 6 से विभाजित होगी। तो 6 का नियम क्या है, यदि कोई संख्या 2 से विभाजित होती हो और 3 से विभाजित होती हो, अब मुझे 3 का नियम पता है और 2 का भी पता है तो मैं इजीली चेक कर लूँगा, तो वो संख्या डेफिनेटली कि 6 से विभाजित होगी। इस तरीके से हमने 6 का नियम देख लिया, 8 का देख लिया। अब आते हैं हम 11 का नियम। ये थोड़ा सा समझ के चलना है। 11 का नियम में ध्यान रखना, आपको क्या करना है कि कोई संख्या है उसके अंकों को देखते हैं, लेकिन अंक कौन से, सम स्थानों पर अंक और विषम स्थानों पर अंक। कोई अंक संख्या है उसके सम स्थानों पर अंक है, सम स्थानों के जो अंक है उनका योग, और विषम स्थान के अंक है उनका योग, इनका योग करते हैं। यानी किसी भी संख्या के सम स्थान और विषम स्थान, जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 5 6 7 8 9 3 2, तो इसका इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, ठीक है। इसी पर इसका तो इनका जैसे में क्या करेंगे 6 + 8 + 3 कर लेंगे, और इधर क्या करेंगे 5 + 7 + 9 + 2 कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक छोड़ के एक में ये हो गए, जैसे ये हो गया सब एक स्थान, तो ये इसके बाद इसका, तो इस तरीके से इसके सम स्थान और विषम स्थान, इन दोनों का आपको पहले क्या करना है, योग करना है। योग करने के बाद आपको इनको घटाना है। योग करने के बाद इनको क्या करना है, घटाना है, दोनों को आपस में घटाना है। और घटाने के बाद यदि जो संख्या आती है, इन दोनों घटाने के बाद यदि कोई संख्या आती है, वो या तो 0 आती है या वो 11 से विभाजित होती है, या तो 0 आती है या वो 11 से विभाजित होती है, तो वो संख्या पूरी तरह 11 से भाग जाएगी,
दोबारा बोल रहा हूँ, नियम थोड़ा ध्यान से सुनना। कि कोई संख्या दी गई है, उस संख्या के सम स्थान, अब मैं अगर बात करूँ आपसे तो ए बी सी, जैसे अगर मान लें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कोई संख्या दी गई है, तो इसके सम स्थान कौन से होंगे? ये और ये जो सम नंबर पे होंगे, तो ये और ये, तो इनका योग कर लूँगा, एक तो ये हो गया। और विषम स्थानों पे कौन सा है? ये विषम स्थानों पर, तो 2 + 4 + 6 + 8 इनका योग कर लूँगा। जैसे इनका योग कितना आया? 2 6 और 6 12 8 20 हो गया। और इनका योग कितना आया? 4 5 कितना हो गया? 4 और 5 कितना हो गया? 9, 9 और 7 16। तो इनका अगर मैं अंतर को देखूंगा तो इनका अंतर है वो 4 है, अर्थात 4 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए पूरी संख्या में अगर भाग दे के देखोगे तो 11 से विभाजित नहीं होगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एक संख्या का, जैसे 8 0 1 6 4 5 9 1, ये कोई संख्या है। तो मैं इसके इकाई और उन सम स्थानों को देखूंगा तो एक के साथ ही चला गया, इसकी एक छोड़ के ये करना है मुझे योग। तो पहले मैं योग करूँगा 1 + 5 + 6 + 0, ठीक है ना। ये तो हो गया विषम स्थानों का योग। और अगर मैं बात करूँ सम स्थानों की बात करूँ तो क्या हो गया? 8 + 1 + 4 + 9, ये योग कर लूँगा। इनका योग कितना होगा? 6 और 6 12, इनका योग कितना होगा? 9 और 4 13 9, 9 और 4 13, 13 9 22, 9 और सॉरी मैं दोबारा देख रहा हूँ, 9 और 4 13, 13 तो 22, अब 22 है। अब इनको घटा के देखेंगे तो घटा के कितना आ रहा है? 10, तो 10 में तो 11 का भाग नहीं जाता, अर्थात इस पूरी संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। फिर दूसरी संख्या लेते हैं एक और, ऐसे आप प्रैक्टिस करना कुछ भी संख्या लेकर के, 2 3 6 9 7 0 6 9, इसमें ये कर लेंगे। जैसे ये इनको एक साथ जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 9 + 0 + 9, ठीक है ना। और इसके बाद इनको जोड़ लेंगे विषम स्थानों को, तो 2 + 6 + 7 + 6, तो 3 और 9 कितना हो गया? 3 और 9 12, 3 और 9 12 और 12 9 21, 3 और 9 12 12 9 21, और इधर कितना होगा? 6 और 7 13, 13 8 21। तो मैंने क्या बोला? अगर इनको घटाने पर 0 आता है या इनको घटाने पर 11 से विभाजित होता है तो वो संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित होगी। तो इनको घटाने पर कितना आ रहा है? 0, अर्थात अगर आप देखोगे तो ये पूरी संख्या में अगर भाग देके देखोगे तो डेफिनेटली 11 से डिवाइड होगी। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं और संख्या लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए, जैसे 9 3 8 2 4 5। तो अगर मैं देखूं इसके 5 2 7, 7 और 3 10 हो गए। इसी प्रकार 9 और 8, 9 और 8 9 और 8 कितना हो गया? 9 और 8 17, और 17 4 21। अब इनको घटाऊंगा मैं तो कितना आया? 11। तो 11 को यदि मैं भाग दूंगा 11 से तो जा रहा है पूरा, अर्थात ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो 11 का नियम यह कहता है कि यदि किसी दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों को आपस में घटाने पर यदि 0 आता है तो संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। यदि 11 से विभाजित, यदि कोई 11 22 33 ऐसे कुछ आता है तो भी वो संख्या 11 से विभाजित होगी। इस तरीके से आपको इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो हल करके आंसर देखने। तो 11 का नियम लगभग आपकी समझ में आ चुका है। अब पढ़ते हैं 7 का नियम। 7 का नियम थोड़ा काफ़ी कुछ खाएगा आपसे, ऐसा नहीं, बहुत आसानी से नहीं है। तो अब हम 7 के नियम को पढ़ते हैं। तो 7 का नियम को देखते हैं। पहले देखो 7 का नियम आपको ध्यान से सुनना है। यदि किसी संख्या इकाई के अंक को छोड़कर, यानी कोई संख्या है उसके इकाई के अंक को हटा दो, पहले तो उसको हटाई दो डायरेक्ट, और फिर शेष संख्या बची हुई है, कोई शेष अंक बचे हैं उसके, किसी संख्या की इकाई को अंक हटाओ, फिर शेष संख्या बची है उसके अंकों का योग करो। क्या करो? अंकों का योग करो। सॉरी अंकों का योग नहीं करना, शेष संख्या है। तो पहले क्या है कि आपको इकाई का अंक हटाना है और हटा करके उस इकाई के अंक को दोगुना करना है, और जो शेष संख्या बचेगी उसमें से इकाई के अंक के दोगुने को घटा देना है बस। और घटाने के बाद यदि वो संख्या अगर 7 से पूरी विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी, ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल अगर मैं देखूं, जैसे मुझे एक एग्जांपल 8 8 2, ये कोई एग्जांपल है। देखो 7 का क्या है कि पूरा क्रिस्टल क्लियर कोई नियम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जहाँ तक घंटे लगती है उतना देख सकते हैं। जैसे कोई संख्या है 882, अब इसमें से इकाई अंक घटा दूंगा मैं तो कितनी बची? 8 88। और सेकंड नियम क्या कहता है? इकाई के अंक को दोगुना करके बची हुई संख्या में से घटाना है। तो इकाई के अंक को दोगुना करूँगा, 2 × 2 बराबर कितना हो गया? 4। तो 88 में से अगर मैं 4 घटा दूंगा तो कितना बचा? 84। तो 84 में यदि मैं 7 का भाग देके देखूंगा तो चूंकि 84 में 7 का भाग जा रहा है, अर्थात इस पूरी संख्या में 7 का भाग
जाएगा। ठीक है ना, एक तो ये नियम हो गया किसका, 7 का नियम। तो इस तरीके से हमने ये नियम पढ़े 7 का, और भी नियम है उनको औरों को भी लेंगे। 7 का नियम हो गया, एक नियम होता है 7 का हो गया, एक 5 का हो गया, 7 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का हो गया, 11 का होगा, 10 का तो सबको पता है, 10 का लास्ट का एक अंक 0 होगा तो 10 से विभाजित होगा, 11 का हो गया, 12 का मतलब 3 का भी जाएगा जिसमें 4 का जाएगा वो 12 का हो गया, फिर 13 का तो भाग देना ही पड़ेगा, 14 का मतलब जिसमें 7 का भी जाएगा 2 का जाएगा तो 14 का भी भाग जाएगा, ये तो आपको पता है। 15 का नियम क्या है कि जिसमें 5 का जाएगा जिसमें 3 का जाएगा वो 15 का भी जाएगा। 16 का तो पता है कि जिसमें 4 का जाएगा 4 का जाएगा, ये 8 का जाएगा 2 का जाएगा तो 4 का नियम, 16 का भाग भी जाएगा उसमें, ये तो आपको नॉर्मली पता है। तो इस तरीके से मेजर संख्या है उनके भाग आपको पता लग चुके हैं। और ध्यान रखना ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11 से, 8 से, 7 से या 5 से, इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सी संख्या उससे विभाजित होती है। तो आपको सिर्फ आज इतना ही काम है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है उतना आपको काम करना है। फिर कल नेक्स्ट एक सही नए वीडियो के साथ मिलते हैं और इतना काम आपको करके आना है, फिर आपको आगे नई नई चीज़ें और बताई जाएगी किस तरीके से उसका सॉल्यूशन करना है, किस तरीके क्या क्या चीज़ें क्या करनी है, फिर हम आगे से बताएंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको करेंगे आप, बस जो काम आपको दिया जाए उसको ज़रूर एक बार पढ़ना। फिर एग्जाम्पल भी है इसमें, क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं, क्वेश्चन भी दिए हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे कैसे हल होता है कैसे नहीं होता। तो बहुत ईजिली हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का कैलकुलेशन करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। तो इसी के साथ इसको यहीं पर रोकते हैं और आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ध्यान रखना प्रैक्टिस करनी है, हल्के में नहीं लेना है किसी भी चीज़ को इसको। और इतना ही नहीं, जो चीज़ जो आपको काम दिया जाएगा उतना आपको काम करना है। आज का काम आपका मैंने बता दिया कि आपको 20 तक टेबल याद करनी है, आपको 20 तक स्क्वायर याद करना है, आपको 1 से 10 तक आपको क्यूब याद करना है। और जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, जितने भी संख्याओं के मैंने विभाजित के नियम आपको बताए हैं, यानी भाग देने के जो भी नियम आपको मैंने बताए हैं, उन नियमों को आपको 5-5, 6-6 संख्या के साथ एक बार अप्लाई करके देख लेना क्या ये नियम काफ़ी हद तक सही है या नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।